हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है मध्य युग का दिल्ली दर्शन। दिल्ली पहले के समय में कैसी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। उस पर शासन कौन कौन किया, चलिए पढ़ते हैं। भगवती बहन उत्तर भारत के प्रवास में गई थी। प्रवास का मतलब होता है कहीं घूमने जाना। उसको इतिहास का शौक़ था। इतिहास का मतलब बीते हुए समय के बारे में जानकारी लेना। जो समय बीत जाता है, जो घटनाएं घटती हैं, तो घटी हुई घटनाओं को आज के समय में, वर्तमान समय में इतिहास कहा जाता है। तो उसके विषय में जानने का उसको शौक़ था, रुचि थी। अतः उन्होंने अपनी डायरी में दिल्ली के शासकों के विषय में लिखा था। इस प्रवास डायरी का पठन कक्षा में हुआ। पठन का मतलब होता है पढ़ना, जो इस प्रकार है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुलाम वंश। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ईस्वी सन 1206 में हुई थी। गौरी के निधन यानी मृत्यु के बाद उसका विश्वास पात्र यानी यकीन रखने वाले जो व्यक्ति थे, गुलाम में से सरदार बना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासन संभाला। इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। भारत में सत्ता यानी शासन जमाने में उसे कई कठिनाइयों यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी शासन को स्थायित्व प्रदान किया। फिर भी उसने शासन स्थापित किया। उसने एक मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। उसके बाद सत्ता पर आने वाले उसके दामाद इल्तुतमिश ने यह कार्य पूर्ण करवाया। यह मीनार यानी कि चित्र 8.1 में दिखाई देने वाला मशहूर यानी विख्यात प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में हिंदू मुस्लिम निर्माण शैली यानी पद्धति का समन्वय यानी तालमेल दिखाई देता है। सल्तनत काल में यही राजधानी का स्थल यानी जगह था। इसमें बता रहे हैं कि गुलाम वंश जब आया 13वीं सदी की शुरुआत में, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। गौरी की मृत्यु के बाद उसका जो विश्वास पात्र गुलाम था, गुलामों में सरदार बना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का राजपाट संभाल लिया। इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। भारत में शासन जमाने में उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने अपने शासन की स्थापना किया। उसने एक मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। उसके बाद शासन पर आने वाले उसके दामाद इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा करवाया। यह मीनार था यानी कि 8.1 में चित्र देख रहे होंगे आप लोग। यही मीनार जो है, इसी को उसने बनवाया था। और ये चित्र में दिखाई देने वाला मशहूर यानी प्रसिद्ध मीनार था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में हिंदू मुस्लिम निर्माण पद्धति यानी शैली का जो तालमेल है वो दिखाई देता है कि हिंदू मुस्लिम कैसे एक साथ मिलकर रहते थे। सल्तनत काल में यही राजधानी का स्थान माना गया था, यही स्थान था। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आने वाला इल्तुतमिश भी शुरुआत में गुलाम था। भारत के कई प्रदेशों को जीतकर दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ देने के कारण उसको गुलाम वंश का सच्चा स्थापक माना जाता है। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसकी बेटी रजिया ईस्वी सन 1236 में आई। रजिया दिल्ली की गद्दी पर आने वाली प्रथम यानी पहली महिला शासक सुल्ताना थी। रजिया शासक के रूप में काबिल यानी योग्य थी। पुरुष का पोशाक यानी वस्त्र पहनकर वह राज दरबार में बैठती थी। उस समय के इतिहासकार मिनहास ए सिराज लिखते हैं कि रजिया अपने भाइयों की अपेक्षा यानी तुलना में बराबरी में शासन करने में ज़्यादा सक्षम और काबिल थी यानी योग्य थी। फिर भी एक स्त्री होने के कारण उसे शासक के रूप में स्वीकार यानी मंजूर नहीं किया जाता था। बता रहे हैं यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आने वाला इल्तुतमिश भी शुरुआत में आरंभ में गुलाम था। भारत के कई प्रदेशों को जीतकर
दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ देने के कारण उसको गुलाम वंश का सच्चा यानी वास्तविक स्थापक माना जाता है। उसके मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसकी बेटी रजिया ईस्वी सन 1236 में आई। रजिया दिल्ली की गद्दी पर आने वाली पहली महिला थी। रजिया शासक के रूप में योग्य थी। पुरुष का वस्त्र पहनकर जब वह दरबार में बैठती थी तब उस समय के इतिहासकार मिन्हाज से सिराज उसके बारे में लिखते हैं कि रजिया अपने भाइयों की बराबरी में शासन करने में ज़्यादा योग्य थी, सक्षम थी। फिर भी वह एक स्त्री थी, तो उसके स्त्री होने के कारण उसे राजा के रूप में, शासक के रूप में उसे मंजूर नहीं किया जाता था। लोग उसे शासक के रूप में मानते नहीं थे। आगे पढ़ेंगे। अमीर उमराव को रजिया बेगम की सत्ता यानी शासन चुभती थी, यानी खटकती थी, अच्छा नहीं लगता था उसका शासन करना। अमीरों की खटपट यानी झगड़ा, बैर विरोध के कारण रजिया के शासन का अंत आया। उसके निधन के 6 साल तक राज्य में अंधाधुंधी चली। अंधाधुंधी का मतलब होता है मनमानी करना। आखिरकार अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। उसने 21 साल तक शासन किया। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन आया। दिल्ली के शासन में चल रहे अशांति और अव्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था ठीक ठाक न हो राज्य का, अव्यवस्था का अंत करके उसने मजबूत शासन की नींव डाली। बलबन नसरुद्दीन के मंत्री के रूप में 20 साल तक रहा। उसके बाद 22 साल तक सुल्तान के रूप में कार्यभार चलाया। उसके बाद के शासकों के कमज़ोर पड़ते ही दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसमें बता रहे हैं कि अमीर उमराव को रजिया बेगम को जो सत्ता मिली थी, शासन मिला था दिल्ली की गद्दी का, करती थी, उसे वो अच्छा नहीं लगता था, उसे खटकता था। अमीरों के विद्रोह झगड़ा के कारण रजिया के शासन का अंत हो गया, समाप्ति हो गई और उसकी मृत्यु के 6 साल तक राज्य में मनमानी चला। लोग अपने मन का करने लगे और अंत में आखिरकार अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। उसने 21 साल तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, राज्य किया। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन आया। दिल्ली के शासन में चल रही अशांति और अव्यवस्था का अंत करके, समाप्ति करके उसने एक मजबूत शासन का नींव डाला, निर्माण किया। बलबन नसरुद्दीन के मंत्री के रूप में 20 साल तक उसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। उसके बाद 22 साल तक सुल्तान के रूप में कार्यभार चलाया, उस राज्य को अच्छे से संचालन किया, चलाया। उसके बाद के शासकों में कमज़ोर पड़ते ही दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना जानिए। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर लिखवाया था कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में एक काकतीय वंश का शासन था। इस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262-1289 का व्यवहार रजिया से बिल्कुल ही विपरीत यानी अलग था, उल्टा था। रुम्मा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया था। ऐसा ही कश्मीर की एक समय की रानी दीदा के लिए भी है। उसे कश्मीर की जनता दीदी के स्नेह भरे संबोधन से बुलाती थी। इसमें एक अलग से जानकारी दे रहे हैं कि रजिया ने अपने शासनकाल में अभिलेखों और सिक्कों पर लिखवाया था कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। और अभी के समय में आंध्र प्रदेश के वारंगल के क्षेत्र में एक काकतीय वंश का शासन था। इस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी थी, जो 1262 से 1289 का व्यवहार रजिया से बिल्कुल अलग था, उनका विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों के जैसे लिखवाई थी। ऐसा ही कश्मीर की एक समय की रानी दीदा के लिए भी है। उसे कश्मीर की जनता उन्हें दीदी के नाम से बहुत स्नेह भरे, मतलब बहुत प्रेम से संबोधन करके उनको पुकारती थी, उनको बुलाती थी दीदी करके। आगे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। अभी हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, अब उसके बाद खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बलबन के निधन के बाद सिर्फ 4 साल में
दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश के शासन का दौर यानी समय शुरू हुआ। अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर रहने वाली तुर्क जाति को खिलजी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को उखाड़ फेंका, यानी वहाँ से उसकी जड़ ही समाप्त कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। ईस्वी सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता यानी शासन जलालुद्दीन से छीन ली। वह खुद सुल्तान बना। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बहुत कुछ हासिल करने वाला। उसने राज्य के कामकाज में उलेमाओं और उमराओं की सत्ता यानी अधिकार कम कर दी। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और उसके दरबार में थे। खुसरो की कई रचनाएं प्रख्यात हैं यानी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने भाव नियंत्रण यानी नियंत्रण का मतलब होता है अपने काबू में करने के लिए सख्त यानी कठोर कानून बनवाए। उसके निधन के बाद राज्य में अराजकता यानी अनुशासनहीनता उथल पुथल फैली और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। कह रहे हैं यहाँ पे कि बलबन के निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ 4 साल में दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश के शासन का समय शुरू हुआ। अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर रहने वाली तुर्क जाति थी, उन्हीं को ही खिलजी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी के गुलाम वंश को उखाड़ कर फेंका यानी उन्हें समाप्त किया और खिलजी वंश की स्थापना की। ईस्वी सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की शासन जलालुद्दीन से छीन ली। वह खुद स्वयं सुल्तान बना और वह बहुत कुछ पाने की चाहत रखता था। उसने राज्य के कामकाज में उलेमाओं और उमराओं की जो अधिकार थे उनको कम कर दिया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो उसके दरबार में थे। खुसरो की कई रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थी, प्रख्यात थीं। अलाउद्दीन खिलजी ने भाव नियंत्रण के लिए सख्त कठोर कानून बनाए। उसके मृत्यु के बाद राज्य में अनुशासनहीनता फैल गई, उथल पुथल मच गई और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के निधन के बाद 4 ही साल में तुगलक वंश का शासन आया। गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना की। उसके समय में डाक चौकी, डाक पद्धति दाखिल यानी प्रवेश हुई थी। अश्वारोही डाक ले जाते थे। अश्वारोही का मतलब होता है घोड़े पे सवार होकर आने जाने वाले। डाकिया उस समय हलकारा कहलाता था। हलकारा के बारे में ज़्यादा जानकारी सौराष्ट्र की रसधार में से जानिए। गयासुद्दीन के बाद मुहम्मद तुगलक नामक सुल्तान गद्दी पर आया। तब उसने कई योजनाएं अमल में रखीं। उसकी तीव्र यानी तेज आलोचना यानी निंदा हुई। इन योजनाओं में दिल्ली और दौलताबाद के बीच राजधानी का स्थानांतरण यानी परिवर्तन, ताम्र सिक्कों का मुद्रा में स्थान आदि मुख्य है। मुहम्मद तुगलक के समय में तांजीर का हबशी मुसाफिर इबतूता भारत आया था। सुल्तान ने संचालन की समालोचना यानी समीक्षा करते हुए लिखा है, मोहम्मद शाह के राज्य में प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इनके बारे में बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद 4 ही साल में तुगलक वंश का शासन आया। राज्य दिल्ली की गद्दी पर हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना की। उसके समय में डाक चौकी, डाक पद्धति प्रवेश में थी। अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार करने वाले व्यक्ति डाक लेकर आते थे और लेकर जाते थे। डाकिया उस समय हलकारा कहलाता था। और कह रहे हैं कि हलकारा के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो सौराष्ट्र की रसधार में पढ़िए और इसके बारे में जानिए। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक नामक सुल्तान गद्दी पर बैठा। तब उसने कई योजनाएं लागू की और जिसके कारण बहुत तेज़ गति से उसकी निंदा हुई। इस योजना में दिल्ली और दौलताबाद के बीच राजधानी का परिवर्तन, ताम्र सिक्कों का मुद्रा में स्थान आदि मुख्य थे।
मोहम्मद तुगलक के समय में तांजीर का हबशी मुसाफिर बतूता भारत आया था और उसने सुल्तान के राज का चलाने के बारे में समीक्षा करते हुए यानी उसके बारे में देख रेख करते हुए जांच पड़ताल करते हुए लिखा है कि मोहम्मद शाह के राज्य में प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं विजयनगर का हिंदू राज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में दक्षिण में शासन स्थापित करने के प्रयास हुए थे। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रथम आक्रमण हुआ था। वह देवगिरी में से अधिकतर दौलत दिल्ली ले गया था। उसके बाद मलिक काफर ने वरंगल राज्यों का नाश किया। मोहम्मद तुगलक के समय में भी दक्षिण की परिस्थिति अधिक बिगड़ी थी यानी खराब थी। इसी समय में दक्षिण में विजयनगर का हिंदू महाराज्य और बहमनी सुल्तान का शासन स्थापित हुआ। वरंगल के राजा की हार होते ही जादव कुल यानी वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का को विद्यारण्य स्वामी में विजयनगर का राज्य स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना। इसमें कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में दक्षिण में शासन स्थापित करने के प्रयत्न हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहला आक्रमण हमला हुआ था। वह देवगिरी में से अधिकतर यानी ज़्यादातर दौलत दिल्ली ले गया था। उसके बाद मलिक काफर ने वरंगल राज्यों का नाश किया। मोहम्मद तुगलक के समय में भी दक्षिण की परिस्थिति बहुत खराब थी। इसी समय में दक्षिण में विजयनगर का हिंदू महाराज्य और बहमनी सुल्तान का शासन स्थापित हुआ। वरंगल के राजा की हार होते ही जादव वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का को विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर का राजा स्थापित करने हेतु बढ़ावा दिया। आगे पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट यानी किनारे पर विजयनगर राज्य स्थापित हुआ। 8 ही साल के अल्प यानी थोड़े समय में यह राज्य तुंगभद्रा से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत हुआ यानी फैला। हरिहर के निधन के बाद बुक्का और बाद के सभी वारिसदार निर्बल यानी कमज़ोर साबित होते ही कुछ ही समय के बाद शासन में बदलाव यानी परिवर्तन आया। उस नए वंश में कृष्णदेवराय नामक प्रभावशाली यानी असरदायक शासक हुआ। कह रहे हैं कि ईस्वी सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ। 8 ही साल के थोड़े समय में यह राज्य तुंगभद्रा से लेकर कन्याकुमारी तक फैल गया। हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का और बाद के सभी वारिसदार निर्बल यानी कमज़ोर साबित होते ही कुछ ही समय के बाद शासन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। उस नए वंश में कृष्णदेवराय नामक प्रभावशाली यानी असरकारक शासक यानी राजा हुआ। आगे पढ़ते हैं। कृष्णदेवराय की सत्ता यानी शासन दक्षिण भारत में अच्छी तरह से फैली थी। फिरंगियों यानी अंग्रेज़ों के साथ कृष्णदेवराय के अच्छे संबंध यानी रिश्ते थे। वह साहित्य और कला का भी प्रेमी था। कृष्णदेवराय के बारे में बता रहे हैं कि उनके समय में सत्ता, उनका शासन जो है दक्षिण भारत में अच्छी तरह से फैल गई थी। फिरंगियों यानी अंग्रेज़ों के साथ कृष्णदेवराय के बहुत अच्छे संबंध थे, रिश्ते थे। वह साहित्य और कला के प्रेमी थे, उन्हें इसमें रुचि थी। आगे पढ़ते हैं। योमक्के नामक इंजीनियर की मदद से उसने दक्षिण भारत में नहरों का निर्माण करवाया था। विजयनगर की मुलाकात पर आए हुए विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की भव्यता यानी सजावट, वैभव की प्रशंसा यानी बड़ाई की थी। इस राज्य में भव्य मंदिर और किले थे। तालीकोटा के युद्ध में इस वैभवशाली नगर का विनाश हुआ था। बता रहे हैं कि योमक्के नामक इंजीनियर की सहायता से कृष्णदेवराय ने दक्षिण भारत में नहरों का निर्माण करवाया था।
विजयनगर घूमने आए हुए विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की सजावट वैभव की बहुत बड़ाई की, प्रशंसा की। इस राज्य में भव्य मंदिर यानी बहुत बड़े मंदिर और किले थे। तालिकोटा के युद्ध में इस वैभवशाली नगर का विनाश हो गया। आगे पढ़ते हैं। बहमनी राज्य। दक्खण में कई अमीरों ने बगावत की। बगावत का मतलब होता है विद्रोह करना। हसन नामक काबिल यानी योग्य अमीर के दक्खण का सुल्तान होते ही बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। हसन ने सुल्तान होते ही अपने शाही वंश का नाम बहमनी वंश रखा। बहमनी राज्य में मोहम्मद गावा नामक एक बहादुर यानी वीर वजीर हुआ। उसने कई प्रदेश जीते और बहमनी राज्य का विस्तार किया यानी उसे बढ़ाया। उसने बहुत ही कुशलता यानी निपुणता पूर्वक संचालन किया यानी उसे चलाया। उसके बाद बहमनी राज्य पर की सत्ता यानी शासन निर्बल यानी कमज़ोर होने लगी थी। बहमनी राज्य के बारे में बता रहे हैं कि दक्खण में कई अमीरों ने विद्रोह कर दी थी, बगावत की थी। हसन नामक एक योग्य अमीर के दक्खण का सुल्तान होते ही बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। हसन ने सुल्तान होते ही अपने शाही वंश का नाम बहमनी वंश रख दिया। बहमनी राज्य में मोहम्मद गावा नामक एक बहादुर वजीर था। उसने कई प्रदेश जीते और बहमनी राज्य को बढ़ाया, उसका विस्तार किया। उसने बहुत ही कुशलता के साथ संचालन किया, राज्य को चलाया। उसके बाद बहमनी राज्य की जो सत्ता थी, शासन था वो कमज़ोर होने लगा था। आगे पढ़ते हैं। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच बार बार युद्ध होते थे। बहमनी राज्य का पतन यानी नाश होते ही उसके कुछ प्रांत यानी प्रदेश स्वतंत्र हो गए। उनमें से बीजापुर, अहमदनगर, गोवलकोंडा, बराड़ और बीडर ऐसे 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। इसमें कह रहे हैं कि विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच बार बार युद्ध होते थे। बहमनी राज्य का जब नाश हो गया तो उसका नाश होते ही उसके जो कुछ प्रदेश थे वह स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। उनमें ये प्रदेश थे बीजापुर, अहमदनगर, गोवलकोंडा, बराड़ और बीडर। ऐसे 5 राज्य स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित कर लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंत यानी समाप्ति। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली राज्य का सल्तनत का कैसे अंत हुआ। मुहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, लेकिन इसी समय से ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता यानी शासन निर्बल यानी कमज़ोर होने लगी थी। तुगलक वंश के शासन दौरान यानी समय तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण यानी हमला किया, दिल्ली को लूटा। ऐसे अराजकता यानी उथल पुथल के बीच खिज्र खान नामक लाहौर के हाकिम ने दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना की। इस वंश के सुल्तानों की सत्ता दिल्ली के आसपास के विस्तार तक ही सीमित थी। बहलोल नामक एक अफगान सरदार ने ईस्वी सन 1451 में दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर आया। सिकंदर के श्रेष्ठ शासक के सभी गुण थे, लेकिन धर्म की दृष्टि से नज़रिए से वह असहिष्णु था। असहिष्णु का मतलब होता है क्रोधी, गुस्सैल टाइप का था। उसके निधन के बाद दिल्ली के गद्दी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी ने बड़े भाई को पराजित करके यानी हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली। उसके अहंकारी यानी घमंडी व्यवहार से अमीर नाराज हुए। संपूर्ण राज्य में उसका विरोध हुआ। यहाँ पे बता रहे हैं कि मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, वो शासन पे आया, लेकिन इसी समय से ही दिल्ली सल्तनत की जो शासन था वो कमज़ोर होने लगा था। तुगलक वंश के शासन के समय तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, दिल्ली को लूटा। ऐसे उथल पुथल के बीच खिज्र खान नामक लाहौर के हाकिम ने दिल्ली की
गद्दी पर सैयद वंश की स्थापना की। इस वंश के सुल्तानों की सत्ता यानी शासन दिल्ली के आसपास से विस्तार तक ही सीमित रहे नियंत्रण थी। बहलोल नामक एक अफगान सरदार ने ईस्वी सन 1451 में दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। सिकंदर के श्रेष्ठ यानी अच्छे शासक राजा के सभी गुण थे, लेकिन धर्म के नज़रिए से वह असहिष्णु था, यानी बहुत क्रोधी था, गुस्सैल विचार के था। उसके मृत्यु के बाद गद्दी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, जिसमें इब्राहिम लोदी ने बड़े भाई को हरा करके दिल्ली की गद्दी अपने हाथ में ले ली, उसको संभाली। उसके घमंडी व्यवहार से अमीर बहुत उससे नाराज़ हुए, अप्रसन्न हुए। संपूर्ण राज्य में उसका विद्रोह शुरू हो गया। आगे पढ़ते हैं। इस समय काबुल के बादशाह बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ईस्वी सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके विदेश से आए हुए बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यह शासन लगभग 200 साल तक अविरत यानी बिना रुके चला। इसमें कह रहे हैं कि इस समय काबुल के बादशाह बाबर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ईस्वी सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके विदेश से आए हुए बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यह शासनकाल लगभग 200 साल तक अविरत यानी लगातार बिना रुके हुए चलता रहा। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और जो प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।